बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं भैया आप लोग? रटना नहीं है, समझना है। सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड सेकंड ईयर फिज़िक्स चैप्टर नंबर 19 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इसका पार्ट 12 जो है वो हम करने जा रहे हैं। कॉपी पेंसिल ले लीजिए, लेक्चर को नोट करना है और मुस्कुराते रहना है। एक्सरसाइज चल रही थी, MCQs हम कर चुके पिछले पार्ट के अंदर, और अब इस पार्ट के अंदर हम CRQs, ERQs और न्यूमेरिकल्स जो है करेंगे, और ये चैप्टर नंबर 19 जो है हमारा निमट जाएगा। काफ़ी बड़ा चैप्टर हो गया, 12 पार्ट्स में जाके ये निमटा है। पिछली वीडियोस देखनी है, पिछला पार्ट देखना है तो ऊपर देखें, आपको लिंक मिल जाएगा। अगला पार्ट देखना है तो वीडियो के लास्ट में इसी स्क्रीन पे आपको अगला पार्ट, जो कि डेफिनेटली होगा न्यू चैप्टर नंबर 20 का। पिछले पार्ट्स, पिछले चैप्टर्स के देखने हैं तो आसान तरीका है तो प्लेलिस्ट में चले जाएं। मैं बार बार बताता हूँ, कुछ बच्चों को पता नहीं होता। इसी स्क्रीन के नीचे देखें, आपको लोगो नज़र आ रहा है, रटना नहीं समझना है। उस पर क्लिक कीजिए, पेज खुल जाएगा। पेज में देखें प्लेलिस्ट का ऑप्शन है, प्लेलिस्ट पे क्लिक करें, सारी प्लेलिस्ट आपके सामने आ जाएंगी। 12 फिज़िक्स की प्लेलिस्ट जो है उसमें चले जाइए। चैप्टर नंबर 15, 16, 17, 18 और 19 फिज़िक्स, 12 फिज़िक्स सेकेंड ईयर फिज़िक्स न्यू बुक 2024, ये सारी वीडियोस मौजूद हैं। इसके अलावा 12 केमिस्ट्री तो ऑलरेडी मैं कंप्लीट बना के अपलोड कर चुका हूँ, प्लेलिस्ट देखें, आपको नज़र आ जाएगी वो भी। पूरे के पूरे 13 चैप्टर्स। ठीक है भाई, अब चलते हैं यहाँ पर, क्योंकि ये नंबर आपको नज़र आ रहे हैं 29, ये चल रहा है मैट्रिक पाकिस्तान स्टडी, चैप्टर नंबर 2 मेकिंग ऑफ पाकिस्तान, ये उसके नंबर हैं। ये नज़र आ रहा है आपको मैट्रिक केमिस्ट्री, चैप्टर नंबर 1 केमिकल इक्विलिब्रियम पार्ट 4, ये पार्ट 12 जो है सेकंड ईयर फिज़िक्स। मतलब 3 वीडियोस जो है वो लगभग मैं डेली पब्लिश कर देता हूँ इन तीनों सब्जेक्ट से रिलेटेड। चलते हैं अब यहाँ पर CRQs की तरफ। कंस्ट्रक्टेड रेस्पॉन्स क्वेश्चन, CRQs इनको कहा जाता है। CRQs इनको कहा जाता है कंस्ट्रक्टेड रेस्पॉन्स क्वेश्चंस, कंस्ट्रक्टेड रेस्पॉन्स क्वेश्चंस। ठीक है भाई, पहला क्वेश्चन ज़रा इसको समझ लें, ये आपसे बोल क्या रहा है। ठीक है, CRQs एक्सप्लेन फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। पहला क्वेश्चन है आपका इसमें, एक्सप्लेन फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इस पर मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ। देखें, ये तो अहमकाना बात होगी ना कि ये इसको मैं यहाँ दोबारा एक्सप्लेन करूँ या इसके नोट्स बनवाऊँ। ना तो नोट्स बनवाना बोर्ड पे मुमकिन है, वो तो नोट्स आ जाएंगे, अभी आपके बन जाएंगे, मार्केट में रेडीमेड नोट्स जो है वो मिल जाते हैं। मेन चीज़ तो कॉन्सेप्ट क्लियरिटी है, लेकिन मैंने नोट्स भी बनवाए हैं। आप वीडियोस देखेंगे तो मैंने कॉन्सेप्ट भी दिया है और बुलेट्स में मैंने नोट्स भी बनवाए हैं। तो आपको इसको एक्सप्लेन करना है, फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, जो आपसे आसान सी बात ये कहता है कि इंड्यूस्ड इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। ये है, इसकी एक्सप्लेनेशन मैं ऑलरेडी दे चुका हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 जो है इसमें आपसे बोल रहा है स्टेट लेंस लॉ। लेंस लॉ की जो स्टेटमेंट है सिर्फ वो दे दीजिए। एंड डिस्कस इट्स सिग्निफिकेंस इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, और इसकी अहमियत बताइए किस पस मंज़र में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के पस मंज़र में। इसकी अहमियत भी बताइए लेंस लॉ की। तो हमारे पास लेंस लॉ जो है ये बेसिकली जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की बात करते हैं, वैसे तो इस पर वीडियो बनी हुई है, मैंने पूरा एक्सप्लेन कर दिया है, लेकिन ये ख़ास तौर पे लेंस लॉ के अलावा एक और चीज़ आपसे जो बोल रहा है कि रिलेट करें ज़रा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन को। तो जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का प्रोसेस होता है तो उसमें इंड्यूस्ड इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स भी प्रोड्यूस होती है। लेंस लॉ की मदद से आप उस फोर्स की डायरेक्शन फाइंड आउट कर सकते हैं। लेंस लॉ की मदद से आप उस फोर्स की, उस इंड्यूस्ड इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स की डायरेक्शन फाइंड आउट कर सकते हैं, जो कि आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के प्रोसेस में हासिल करते हैं। ठीक है भाई, तो ये इसकी अहमियत है। क्वेश्चन नंबर 3 जो है इसमें आपसे बोल रहा है हाउ डज़ अ स्टेप अप ट्रांसफार्मर डिफ़र फ्रॉम अ स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। इस पर वीडियो बना दी मैंने, तफसील से बात की है। स्टेप अप ट्रांसफार्मर जो है
इसमें भी 2 कॉइल लगी हुई हैं। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर के अंदर भी 2 कॉइल लगी हुई हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी। स्टेप अप ट्रांसफार्मर जो है, इसके अंदर जो प्राइमरी कॉइल है इसके अंदर नंबर ऑफ़ टर्न्स जो हैं वो कम हैं, और जो सेकेंडरी कॉइल है उसमें नंबर ऑफ़ टर्न्स ज़्यादा हैं। उसकी वजह क्या है? क्योंकि स्टेप अप ट्रांसफार्मर जो है वो वोल्टेज को इंक्रीज़ करने के काम आता है, और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर जो है वो वोल्टेज को डिक्रीज़ कम करने के काम आता है। तो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर के अंदर जो प्राइमरी कॉइल लगी हुई है उसमें नंबर ऑफ़ टर्न्स ज़्यादा हैं, और सेकेंडरी कॉइल के अंदर नंबर ऑफ़ टर्न्स कम होते हैं। ये बुनियादी फ़र्क है। ये इसी वीडियो में भी मैं तफसील बता चुका हूँ सारी। चौथा क्वेश्चन जो है इसके अंदर बोल रहा है, डिस्क्राइब द प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन ऑफ एन एसी जनरेटर, यानी कि वर्किंग प्रिंसिपल जो है वो आप एसी जनरेटर का बता दीजिए इसके अंदर। इसके ऊपर भी वीडियो बना चुका हूँ पूरी तफसील से, उसमें मैंने समझा दिया है एसी जनरेटर जो है वो कैसे काम करता है, स्टेटर क्या है, रूटर क्या है, ठीक है। उसके अंदर जो स्लिप रिंग्स लगी हुई हैं, ब्रशेज़ लगे हुए हैं, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है, किस तरह से यहाँ पर काम हो रहा है इसके अंदर, और किस तरह से जो कॉइल लगी हुई है रेक्टेंगुलर कॉइल वो किस तरह हरकत कर रही है, उससे जो है ये प्रोड्यूस हो रहा है इंड्यूस्ड इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जो है वो प्रोड्यूस हो रही है, जिसके नतीजे में इलेक्ट्रिक करंट आपको हासिल हो रहा है। ये सारी तफसीलात मैं वीडियो में ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ, प्लेलिस्ट में देखें आपको मिल जाएगी, ठीक है भाई। जो चीज़ वीडियोस के लेक्चर से हट के होगी बाल बराबर भी वो मैं यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करूँगा, टेंशन न लें। डिफाइन सेल्फ इंडक्शन, सेल्फ इंडक्शन क्या होती है ये बता दीजिए। एंड एक्सप्लेन हाउ इट अकर्स इन अ कॉइल, और ये कैसे वकू पजीर होती है कॉइल के अंदर, ये भी बता दीजिए। तो इसको भी मैं ऑलरेडी वीडियो बना के एक्सप्लेन कर चुका हूँ। सेल्फ इंडक्शन क्या होती है? एक ही वायर के अंदर इलेक्ट्रिक करंट फ़्लो हो रहा होता है, उस फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट की वजह से उसी वायर के इर्द गिर्द जो है मैग्नेटिक फील्ड बनती है। उस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर अगर चेंज आता है तो उसके नतीजे में उसी कॉइल के अंदर जो है वो सेल्फ इंडक्शन होती है, जिससे सेल्फ इंड्यूस्ड इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स प्रोड्यूस होती है। ये सारी तफसीलात मैं ऑलरेडी वीडियो में बता चुका हूँ, ठीक है भाई। छठा क्वेश्चन जो है उसमें आपसे बोल रहा है डिफाइन म्यूचुअल इंडक्शन, इसके ऊपर भी वीडियो बना चुका हूँ। एंड प्रोवाइड एन एग्जाम्पल ऑफ अ सिस्टम एग्जिबिटिंग म्यूचुअल इंडक्शन, और एक मिसाल दे के आप बताइए जिसके अंदर म्यूचुअल इंडक्शन जो है वो आप दिखाएं करके। तो इसके ऊपर वीडियो बना चुका हूँ जिसमें 2 कॉइल्स होती हैं। एक कॉइल होती है जिसके अंदर इलेक्ट्रिक करंट जो है वो हम पास करते हैं, और दूसरी कॉइल जो है वो उसमें कोई इलेक्ट्रिक करंट पास नहीं करते, उसको सिर्फ बराबर में रखते हैं उसके। तो पहली कॉइल के अंदर इलेक्ट्रिक करंट पास होने की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है उसकी, उस मैग्नेटिक फील्ड का असर पहुंचता है सेकेंडरी कॉइल पर, और उसके अंदर भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन हो जाती है, उसके अंदर भी इलेक्ट्रिक करंट जो है वो प्रोड्यूस हो जाता है, उसमें भी इंड्यूस्ड इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स प्रोड्यूस हो जाती है सेकेंडरी कॉइल में, दूसरी कॉइल में, ठीक है, जिसका कोई इलेक्ट्रिकल लिंक नहीं है, ठीक है, कोई वो दोनों कॉइल्स आपस में टच नहीं हुई हुई, बल्कि उनका मैग्नेटिक लिंक है। ये मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, ठीक है भाई, सब कुछ वीडियोज़ में। क्वेश्चन नंबर 7 जो है इसके अंदर बोल रहा है हाउ डज़ द अरेंजमेंट ऑफ कॉइल्स इन्फ्लुएंस द डिग्री ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन बिटवीन देम। हाउ डज़ द अरेंजमेंट ऑफ कॉइल्स, कॉइल्स की जो अरेंजमेंट करते हैं आप, इन्फ्लुएंस द डिग्री ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन, तो ये कैसे असरअंदाज होती है डिग्री ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन पर, यानी कि किस हद तक म्यूचुअल इंडक्शन होगी, इसका ताल्लुक जो है कॉइल्स की अरेंजमेंट से क्या है, आप ये बता दीजिए, ठीक है। बिटवीन दैम ये क्या है इसके अंदर, ठीक है भाई। तो ये क्वेश्चन नंबर 7 जो है इसको भी मैं ऑलरेडी वीडियो बना के एक्सप्लेन कर चुका हूँ। अरेंजमेंट ऑफ कॉइल्स जो है इसके अंदर जो प्राइमरी कॉइल होगी म्यूचुअल इंडक्शन के अंदर, उसके अंदर आप क्या रखेंगे, सेकेंडरी कॉइल में क्या रखेंगे, ये वीडियो में बता दिया है। प्राइमरी कॉइल के अंदर आपके पास रेसिस्टर जो है वो मौजूद है, मेन काम रेसिस्टर का ही है जो कि प्राइमरी कॉइल में लगी हुई है, ठीक है। और उसी रेसिस्टर को आप एडजस्ट करते हैं, रेसिस्टेंस बढ़ा के घटा के, ये सारा मामला जो आप करते हैं उससे जो है अल्टीमेटली प्राइमरी कॉइल के करंट में फ़र्क पड़ता है, उससे प्राइमरी कॉइल की मैग्नेटिक फील्ड में फ़र्क पड़ता है, जिससे सेकेंडरी कॉइल जो है उसके अंदर इंड्यूस्ड इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जो है प्रोड्यूस जो होगी वो ज़्यादा होगी या कम होगी,
उस पर असर पड़ता है। ये सारी तफसील भी वीडियो में बता चुका हूँ। क्वेश्चन नंबर 8 जो है इसमें आपसे बोल रहा है डिफ़ाइन मोशनल इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, इसकी डेफिनेशन बता दीजिए। इसके ऊपर भी वीडियो बन चुकी है जिसके अंदर सिंपली सिर्फ आप क्या कर रहे हैं, आप इंड्यूस्ड इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जो प्रोड्यूस कर रहे हैं वो कैसे कर रहे हैं, कॉइल के अंदर, कंडक्टर के अंदर के उस कॉइल और उस कंडक्टर को आप जो है वो मैग्नेट जो है उसकी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर बाहर कर रहे हैं। ठीक है, मतलब आप कंडक्टर को या कॉइल कह लें, इसको हरकत दे रहे हैं। इसकी हरकत की वजह से जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स ईएमएफ प्रोड्यूस हो रही है उसको हम कहते हैं मोशनल ईएमएफ। इसके ऊपर वीडियो बन चुकी है, मैंने तफसील बता दी है सारी, नोट्स भी बनवा दी हैं, नोट्स भी बनवाए, साथ साथ एक्सप्लेन भी किया है, नोट्स भी बनवाए बुलेट्स में। ठीक है भाई, वीडियोस में। क्वेश्चन नंबर 9 जो है इसके अंदर आपसे कह रहा है डिफरेंशिएट बिटवीन मोशनल ईएमएफ एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन इन टर्म्स ऑफ देयर फंडामेंटल प्रिंसिपल। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एक बड़ा कॉन्सेप्ट है, जबकि मोशनल ईएमएफ जो है वो छोटा कॉन्सेप्ट है। आप ये कह सकते हैं कि मोशनल ईएमएफ जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का ही एक हिस्सा है। मोशनल ईएमएफ जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का ही एक हिस्सा है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के अंदर ज़रूरी नहीं है कि आप मैग्नेट और कॉइल को या उन दोनों में से किसी एक को हरकत दें। ठीक है ना, किसी एक को हरकत दें, यानी कि कंडक्टर या कॉइल जो है वो मैग्नेटिक फील्ड में हरकत कर रही हो, ये ज़रूरी नहीं है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में। जबकि मोशनल ईएमएफ के अंदर भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन ही हो रही है, लेकिन इसमें किसी भी किस्म इसमें हरकत हो रही है। मोशनल ईएमएफ के अंदर हरकत लाजमी है, तभी तो उसको मोशनल ईएमएफ कहते हैं। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन यहाँ भी है मोशनल ईएमएफ में। और अगर आप हरकत नहीं दिलवा रहे मैग्नेटिक फील्ड को और कॉइल को, तब भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन मुमकिन है। ये है वो चीज़ जिसको आपको समझना ज़रूरी है। वीडियो में ऑलरेडी वैसे मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 10 जो है इसमें बोलता है डिफरेंशिएट बिटवीन एसी अल्टरनेटिंग करंट एंड डायरेक्ट करंट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ लॉन्ग डिस्टेंस पावर ट्रांसमिशन। एसी करंट और डीसी करंट में फ़र्क क्या है लॉन्ग डिस्टेंस पावर ट्रांसमिशन के अंदर? आसान सा फ़र्क, ये तो बहुत तवील बात है, नोट्स वगैरह इसके बनेंगे, जब आ जाएंगे आपके पास, मार्केट में बन जाते हैं, रेडीमेड नोट्स जो हैं मार्केट में आ जाते हैं। तो लेकिन इसका की पॉइंट जो है वो मैं आपको दे देता हूँ, एनर्जी लॉस। एसी करंट जो है वो लॉन्ग डिस्टेंसेस के लिए बहुत सूटेबल है, अल्टरनेटिंग करंट लॉन्ग डिस्टेंसेस के लिए, और इसमें जो है एनर्जी लॉस भी कम होता है और लॉन्ग डिस्टेंसेस पर एसी करंट काम करता है। जबकि डीसी करंट जो है वो शॉर्ट डिस्टेंसेस के लिए होता है। अगर लॉन्ग डिस्टेंसेस के लिए आप डीसी करंट को लेके जाएंगे तो आपकी एनर्जी की कंजम्पशन इतनी ज़्यादा हो जाएगी कि आप इसको बर्दाश्त ही नहीं कर सकते। और बाकी डिटेल जो है वो और है। इस चैप्टर की एक ख़ास बात आपको बता दूं, पिछली फ़िज़िक्स की बुक और इसके अंदर, पिछली फ़िज़िक्स की बुक के अंदर जो है वो डीसी मोटर, डायरेक्ट करंट, डीसी करंट या डायरेक्ट करंट जो है इसके ऊपर बाकायदा टॉपिक मौजूद था बुक में, पिछली जो ओल्ड बुक है फ़िज़िक्स की, और उसके हवाले से क्वेश्चन भी मौजूद है। ये जो आपकी न्यू बुक आई है ना, इसमें डीसी डायरेक्ट करंट को लेके कोई चीज़ नहीं बताई गई पूरे चैप्टर में। ये बात ज़हन में रखिएगा, डीसी करंट के टॉपिक को डिस्कस ही नहीं किया गया चैप्टर में, इसीलिए इसके ऊपर कोई वीडियो भी नहीं बनी। सिर्फ एसी करंट को डिस्कस किया गया, एसी जनरेटर को डिस्कस किया गया, ना कि डीसी जनरेटर को। ना डीसी करंट की बात की गई है इस पूरे चैप्टर में, ना डीसी जनरेटर की बात की गई है इस पूरे चैप्टर में। लेकिन आप देखेंगे कि अभी जब मैं आगे ERQ की तरफ आऊँगा तो उसमें 2-3 क्वेश्चन ऐसे हैं जो इन्होंने डीसी करंट और डीसी जनरेटर के हवाले से दे रखे हैं। तो क्योंकि ये टेस्ट एडिशन है, ठीक है, अगले साल जब ये मज़ीद थोड़ी अपडेट होगी तो 2 में से एक काम होंगे, या तो ये दोनों क्वेश्चन ही इसमें से ख़त्म कर देंगे, ये मैं आपको पहले ही बता दूं,
जो अभी मैं बताऊंगा ERQs में आ रहे हैं, ये टोटली क्वेश्चन जो हैं वो डायरेक्ट करंट के हैं, DC के हैं और DC जनरेटर के हैं। तो ना तो DC करंट की बात की गई है इस चैप्टर के अंदर, ना ही DC जनरेटर की बात की गई है, लेकिन क्वेश्चन दे दिए हैं ERQ में। लास्ट के क्वेश्चन है, अभी बताता हूँ आपको, ठीक है। तो अगले साल जब इसमें अपडेट होगी, ये तो टेस्ट एडिशन है ना, तो या तो DC करंट का टॉपिक दिया जाएगा चैप्टर के अंदर, DC जनरेटर का टॉपिक दिया जाएगा जनरेटर के अंदर, इसके बुक चैप्टर के अंदर, या फिर इन 2 क्वेश्चंस को 3 क्वेश्चंस को हटा ही दिया जाएगा एक्सरसाइज में से, ठीक है भाई। तो ये 10 क्वेश्चन हो गए। अब चलते हैं ERQs की तरफ, एक्सटेंडेड रेस्पॉन्स क्वेश्चन की तरफ। एक्सटेंडेड ERQs, E से मतलब एक्सटेंडेड, एक्सटेंडेड रेस्पॉन्स क्वेश्चन। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 जो है, ठीक है, इसको ज़रा ध्यान से समझिएगा कि ये क्वेश्चन में आपसे पूछ क्या रहा है। बोल रहा है हाउ डज़ द स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड अफेक्ट द इंड्यूस्ड इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इन अ कॉइल। मैग्नेटिक फील्ड की जो स्ट्रेंथ है, उसकी ताकत है, वो कैसे असरअंदाज होती है इंड्यूस्ड EMF पर एक कॉइल में, ये बताइए अकॉर्डिंग टू फैराडे लॉ। फैराडे लॉ को सामने रखते हुए, इसके ऊपर वीडियो बना चुका हूँ, तफसील सारी बता दी है मैंने, ठीक है, उसको रिपीट यहाँ नहीं कर सकता। ये A पार्ट है इस क्वेश्चन का। फिर B पार्ट में बोल रहा है एक्सप्लेन द रिलेशनशिप बिटवीन द मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द इंड्यूस्ड इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। अगर आप इन दोनों हिस्सों पे गौर करें ना, क्वेश्चन नंबर 1 के ये जो 2 पार्ट इसने दिए हैं A और B, असल में ये यहाँ पर भी और लिखना चाहिए था, क्योंकि जो इसने पहले A में जो बात बोली है वही बात घुमा फिरा के B में आपसे पूछ रहा है, यानी कि आपस में ताल्लुक़ क्या है मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ का और इंड्यूस्ड इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का। समझ में आ रही है बात आपको? तो ये मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 जो है इसका, इसमें कह रहा है इन फैराडेज लॉ व्हाई इज द एरिया ऑफ द कॉइल एन इम्पॉर्टेंट फैक्टर इन डिटरमाइनिंग द इंड्यूस्ड इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। हाँ, ये कुछ टेक्निकल बात है जिसके ऊपर बात हो सकती है कि फैराडे लॉ के अंदर एरिया ऑफ द कॉइल, इसको इतनी अहमियत क्यों दी गई है, ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर क्यों है, किस पर्सपेक्टिव में, कि इस फैक्टर की मदद से, एरिया ऑफ द कॉइल की मदद से आप डिटरमाइन कर सकते हैं इंड्यूस्ड इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स को। तो एरिया का क्या ताल्लुक है, क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की अगर हम बात करें ना फैराडे की, तो फिर हम मैग्नेटिक फील्ड की बात करते हैं, और मैग्नेटिक फील्ड की बात करते हैं तो मैग्नेटिक फोर्स की बात करते हैं, और मैग्नेटिक फोर्स की बात करते हैं तो मैग्नेटिक फोर्स लाइंस की बात करते हैं। ये वाली, ये लाइंस जो है मैग्नेटिक फोर्स को रिप्रेजेंट कर रही हैं, ठीक है। यही लाइंस जो मैग्नेटिक फोर्स को रिप्रेजेंट कर रही हैं, ये जाके किससे टकराएंगी, उस कॉइल से। अब उस कॉइल का एरिया ज़्यादा होगा तो ये मैग्नेटिक फोर्स जो है, मैग्नेटिक फोर्स लाइंस ज़्यादा इंटरेक्ट होंगी कॉइल के साथ। अगर कॉइल का एरिया कम होगा तो ये मैग्नेटिक फोर्स लाइंस जो है कम इंटरेक्ट होंगी इस कॉइल के साथ। तो एरिया जितना ज़्यादा बड़ा होगा उतना ही ज़्यादा इंड्यूस्ड EMF इसमें प्रोड्यूस होगा, इंड्यूस्ड EMF इसमें प्रोड्यूस होगा। तो जितना बड़ा कॉइल का एरिया होगा उतना ज़्यादा ये मैग्नेटिक फ्लक्स जो है वो इंटरेक्ट होगा कॉइल के साथ, और उससे उतना ही ज़्यादा इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स प्रोड्यूस होगा। ये इसका ताल्लुक। क्वेश्चन नंबर 3 जो है, इसमें आपसे बोल रहा है हाउ डज चेंजिंग द ओरिएंटेशन ऑफ कॉइल विद रेस्पेक्ट टू द मैग्नेटिक फील्ड। हाउ डज चेंजिंग द ओरिएंटेशन, ओरिएंटेशन का मतलब होता है रुख। ओरिएंटेशन का क्या मतलब है, रुख। सामने रख रहे हैं आप मैग्नेटिक फील्ड के कॉइल को, या आप कॉइल को थोड़ा सा टिल्ट झुका के रख रहे हैं, या ऐसे रख रहे हैं, या वर्टिकल रख रहे हैं, ये सारी चीज़ें आपको क्या बता रही हैं, ओरिएंटेशंस। इसको ओरिएंटेशन कहा जाता है, ठीक है। ओरिएंटेशन मतलब रुख, किस रुख पर आप कॉइल को रख रहे हैं, ये। तो बोल रहा है हाउ डज चेंजिंग द ओरिएंटेशन ऑफ अ कॉइल विद रेस्पेक्ट टू द मैग्नेटिक फील्ड इन्फ्लुएंस द इंड्यूस्ड इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। तो ये जो मुख्तलिफ
पोजीशंस में, आसान और मैं इसको लफ्ज़ करूँ तो पोजीशंस में, मुख्तलिफ़ पोजीशंस अगर आप कॉइल की रखते हैं, कॉइल को वर्टिकली सीधा रखते हैं या फिर परपेंडिकुलर रखते हैं या पैरेलल रखते हैं या एंगल बना देते हैं, इसका क्या असर पड़ेगा, इसका क्या असर पड़ेगा विद रेस्पेक्ट टू मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड के साथ। और आपको पता है कि कॉइल की पोजीशन अगर आप चेंज करेंगे और मैग्नेटिक फील्ड जो है वो भी डिस्टर्ब होगी, कॉमन सेंस की बात है। मैग्नेटिक फील्ड का इंटरेक्शन कॉइल के साथ होना ज़रूरी है। अगर कॉइल की पोजीशन, इसकी ओरिएंटेशन चेंज होती रहेगी तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो ये आ रही हैं, ठीक है, इनकी भी पोजीशन डिस्टर्ब होगी। तो नतीजा क्या कि इस कॉइल के अंदर जो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जो प्रोड्यूस होनी है उसकी मैग्नीट्यूड पर भी असर पड़ेगा। तो ये भी हम अपनी वीडियो के अंदर तफसील से इस पर बात कर चुके हैं। आल्सो डिस्क्राइब द रोल ऑफ द नंबर ऑफ टर्न्स इन अ कॉइल, इसके ऊपर भी वीडियो में बात कर चुके। इसके अलावा कॉइल जो है उसके जो नंबर ऑफ टर्न्स हैं इसका क्या ताल्लुक है ये भी बता दीजिए इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ द इंड्यूस्ड इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। तो इसका ताल्लुक यही है कि जितने ज़्यादा टर्न्स होंगे उतनी ज़्यादा इंड्यूस्ड इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इसमें प्रोड्यूस होगी। ये वीडियो में हम तफसील से बात कर चुके हैं। फिर आगे कह रहा है हाउ डज इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ टर्न्स इन अ कॉइल अफेक्ट द इंड्यूस्ड इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स एंड वाई, कैसे जो है वो अगर आप नंबर ऑफ टर्न्स की तादाद को बढ़ा देते हैं तो इससे जो है वो इंड्यूस्ड इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स पर क्या फ़र्क पड़ेगा, कैसे पड़ेगा और क्यों पड़ेगा। कॉमन सेंस की बात है भाई। देखिए आप नंबर ऑफ़ टर्न्स अगर कम कर देते हैं तो एरिया पे फ़र्क पड़ जाएगा ना। अगर नंबर ऑफ़ टर्न्स जो है वो आप ज़्यादा कर देते हैं तो एरिया बढ़ जाएगा, तो उतना ही ज़्यादा इन मैग्नेटिक फोर्स लाइंस का इंटरेक्शन भी तो बढ़ जाएगा ना। तो नंबर ऑफ़ टर्न्स का ताल्लुक जो है घूम फिर के एरिया से ही पड़ता है। जितना बड़ा हो एरिया होगा कॉइल का उतना ज़्यादा मैग्नेटिक फोर्स लाइंस का इंटरेक्शन भी होगा। अगर एरिया कम हो जाएगा, जिसका मतलब नंबर ऑफ़ टर्न्स कम कर देंगे, तो ऑटोमेटिकली मैग्नेटिक फोर्स लाइंस जो है उनका इंटरेक्शन कम होगा और घूम फिर के रिज़ल्ट असर किस पे पड़ेगा, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स पे, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स पे। क्वेश्चन नंबर 4 जो है इसमें आपसे बोल रहा है अकॉर्डिंग टू फैराडे लॉ व्हाई इज़ द रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स क्रूशियल फॉर इंड्यूसिंग इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। क्यों जो फैराडे लॉ के मुताबिक व्हाई इज़ द रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स क्रूशियल फॉर इंड्यूसिंग इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, कि आपको मैग्नेटिक फ्लक्स जो है उसमें चेंज लाना पड़ेगा। चेंज लाना ज़रूरी है कि मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज आए। इंड्यूस्ड इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स के इस चेंज की वजह से ही इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जो है वो इंड्यूस होगी, वरना नहीं होगी। ठीक है भाई, इस चेंज की वजह से ही जो इंड्यूस्ड इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जो है वो क्या होगी। तो अकॉर्डिंग टू फैराडे लॉ व्हाई इज़ द रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स क्रूशियल फॉर इंड्यूसिंग इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। मतलब कहने का ये है कि हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं, हम कॉइल यानी कि कंडक्टर और मैग्नेटिक फील्ड का इंटरेक्शन देख रहे हैं, और इस इंटरेक्शन की नतीजे में कॉइल में क्या चीज़ प्रोड्यूस हो रही है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इंड्यूस हो रही है। अब यहाँ पर वो ये बात कर रहा है कि ये जो मैग्नेटिक फील्ड है इसमें चेंज जो है उसका असर पड़ेगा इस कॉइल के अंदर पैदा होने वाली इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स से। तो ये क्यों इतना ज़रूरी है, क्रूशल क्यों इतना ज़रूरी है ये चेंज होना मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, ये चेंज आना जो है क्यों इतना ज़रूरी है। पहली तो बात आपसे ये कर रहा है। फिर कह रहा है डिस्कस हाउ द स्पीड ऑफ मोशन और चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड इन्फ्लुएंसेस द इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फोर्स। फिर दो बातें आपसे और कर रहा है कि डिस्कस करें स्पीड ऑफ मोशन, यानी कि हमने एक मोशनल इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स को भी हमने डिस्कस किया था ना, जिसमें कंडक्टर या कॉइल जो है वो हरकत कर रही है मैग्नेटिक फील्ड के अंदर। क्या है ये, मोशनल इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, जिसमें कंडक्टर या कॉइल जो है वो हरकत कर रही है किसके अंदर, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर। तो ये जो हरकत है इसकी कंडक्टर की या कॉइल की मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, इसकी स्पीड जो है इसका क्या ताल्लुक है उस कॉइल के अंदर पैदा होने वाले इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स के साथ। दूसरा,
आपसे ये बोल रहा है कि और चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड, और मैग्नेटिक फील्ड जो ये है इसमें आप चेंज लेके आते हैं, ठीक है ना। या तो इस कॉइल की हरकत जो है, स्पीड जो है उसमें चेंज लाते हैं, या आप मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ में चेंज लाते हैं। इससे इंड्यूस्ड ईएमएफ पर क्या असर पड़ेगा ये आपको बताना है, ठीक है भाई। मेन चीज़ सारी की सारी इंड्यूस्ड ईएमएफ फोर्स के साथ जो है वो इलेक्ट्रॉन्स का एक जगह पर एक्युमुलेट होना है। एक्युमुलेट मतलब जमा होना है, एक्युमुलेटेड एट अ पॉइंट, एक्युमुलेटेड एट अ पॉइंट। ये अगर हमारे पास एक वायर है ना, तो जब इसमें ईएमएफ जनरेट होगा ना, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, तो इलेक्ट्रॉन सारे के सारे एक जगह पर इकट्ठे हो जाएंगे, माइनस 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 इस तरह, और दूसरी साइड पर प्लस 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 प्लस। इसको हम कहते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। अपनी वीडियोस में मैंने एक्सप्लेन किया इस बात। तो ये नेगेटिव पोटेंशियल कहलाएगा, ये पॉजिटिव पोटेंशियल कहलाएगा, जिसको हम पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। माइनस 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 प्लस प्लस, क्योंकि इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ आ गए ना, एक साइड पे इकट्ठा हो गए, यहाँ पर पीछे क्या बचे, प्रोटॉन्स बचे इस वायर के दोनों किनारों पे। इसको हम कहते हैं पोटेंशियल डिफरेंस, क्योंकि यहाँ पर जो पोटेंशियल है वो नेगेटिव पोटेंशियल है, यहाँ पर जो पोटेंशियल है वो पॉजिटिव पोटेंशियल है। ये कब हुआ, जब इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जो है वो जनरेट हुई है। किसने मजबूर किया इलेक्ट्रॉन्स को कि ये भाग के यहाँ पर जमा हो गए, मैग्नेटिक फील्ड में। मैग्नेटिक फील्ड में चेंज जो है उसने कंपेल किया इन इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ पर जमा होने पर, ठीक है भाई। तो पोटेंशियल यहाँ पर डेवलप हुआ, इसका मतलब इसके अंदर इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जो है वो जनरेट हो गई। हकीकत में अगर मैं ये कहूँ कि जब तक इलेक्ट्रॉन्स एक जगह पर इकट्ठे नहीं होंगे, पोटेंशियल डेवलप नहीं होगा। इस पोटेंशियल के जो डेवलपमेंट है, इसी को हम असल में इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कहते हैं। इसी पोटेंशियल को, इसी ताकत को इलेक्ट्रॉन्स की, इसी फोर्स को इलेक्ट्रॉन्स की जो एक जगह पर जमा हो गए, और इसी फोर्स को प्रोटॉन्स की जो एक जगह पर जमा हो गए, इसी फोर्स को हम कह रहे हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, जिसको हम पोटेंशियल डिफरेंस भी कहते हैं, जिसको हम वोल्टेज भी कहते हैं। बहरहाल यहाँ तो ये बताना मुमकिन नहीं है, अब दोबारा से वीडियोज़ में मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ ये सारा कॉन्सेप्ट, ठीक है भाई। तो अगर आप स्पीड की बात करते हैं कॉइल की, अब ये मैग्नेटिक फील्ड में कितनी रफ्तार से इन आउट होती है, तो इससे ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ पर ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, इनका जो इंटरेक्शन है मैग्नेटिक फील्ड के साथ वो डिस्टर्ब होगा। स्पीड बढ़ा देंगे तो ये तेज़ी के साथ इंटरेक्शन होगा, तो तेज़ी के साथ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जनरेट हो जाएगी। अगर स्लो इंटरेक्ट करवाएंगे तो स्लो जनरेशन होगी इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स की, यानी कि स्लो एक्युमुलेशन होगी फिर इलेक्ट्रॉन्स की, ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। इसमें क्वेश्चन बहुत ज़्यादा हैं, 11 क्वेश्चन दिए हैं, जिसमें से 10 और 11 तो हम खैर डिस्कस भी नहीं करेंगे, वो डीसी वाले ही हैं। हाउ डज़ द रेसिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर इम्पैक्ट द फ्लो ऑफ इंड्यूस्ड करंट इन अ सर्किट। कैसे जो है, हाउ डज़ द रेसिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर के अंदर जो रेसिस्टेंस होती है, इम्पैक्ट द फ्लो ऑफ इंड्यूस्ड करंट, असरअंदाज होती है किसके ऊपर, इंड्यूस्ड करंट पर सर्किट में। ये बताइए, इन व्हाट सिचुएशंस माइट द रेसिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर बिकम सिग्निफिकेंट फैक्टर इन इंड्यूस्ड इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। लेकिन वो बोल रहा है कुछ सिचुएशंस ऐसी होती हैं जिसके अंदर रेसिस्टेंस जो है कंडक्टर के अंदर, इसकी बहुत ज़्यादा अहमियत हो जाती है, ये बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट फैक्टर में चला जाता है कि इसके बगैर इंड्यूस्ड इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स वाला मामला वो आप कर नहीं सकते उस सिचुएशन के अंदर। तो वो सिचुएशंस कौन सी हैं, अगर आप थोड़ा सा याद करें। रेसिस्टेंस जो है सबसे पहले होती क्या है, जब इलेक्ट्रॉन्स एक जगह से दूसरी जगह जा रहे होते हैं ना, तो हवा में तो जा नहीं रहे, ऑब्वियस सी बात है। ये जो वायर है इसी में इलेक्ट्रॉन एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं। तो इस वायर के अंदर जो एटम्स हैं, इस वायर के जो एटम्स हैं वो इसकी टांग पकड़ने की कोशिश करेंगे इलेक्ट्रॉन्स की, इन इलेक्ट्रॉन्स को रोकने की कोशिश करेंगे, ये एटम्स वायर के, कंडक्टर के। तो रेसिस्टेंस
यानी कि मुज़ाहिमत, यानी कि पकड़, यानी कि रुकावट आ जाएगी इन इलेक्ट्रॉन्स के फ़्लो में, इसी को रेसिस्टेंस कहते हैं। ठीक है, तो ये ताल्लुक़ हमने बता दिया इसके अंदर। वीडियो में मैं इसको एक्सप्लेन मैंने नहीं किया था, इसलिए इसको मैं यहाँ बता रहा हूँ अभी, ज़रा सुन लीजिए, क्योंकि इसका टॉपिक था ही नहीं इस सवाल का कि रेसिस्टेंस जो है वो फ़्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पर कैसे असरअंदाज होती है। जब रेसिस्टेंस यानी कि इस वायर के एटम्स जो हैं इन इलेक्ट्रॉन्स को फ़्लो होने से रोक रहे हैं, परेशानी पैदा कर रहे हैं, तो इन फ़्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को ही तो हम इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। तो इलेक्ट्रिक करंट भी डिस्टर्ब हो जाएगा जब इन इलेक्ट्रॉन्स की फ्लोइंग डिस्टर्ब होगी, क्योंकि ये एटम्स जो हैं इनको रोकना चाहेंगे। दूसरे लफ्ज़ों में रेसिस्टेंस जो है ये होती है असल में एक कंडक्टर के अंदर। चलें, ये बात तो मैंने एक्सप्लेन कर दी, वीडियो में नहीं की थी, लेकिन इससे आगे आने वाली बात जो है वो वीडियो में एक्सप्लेन की है मैंने, कि ये जो है रेसिस्टेंस, इसकी अहमियत बहुत ज़्यादा हो जाती है। हालांकि रेसिस्टेंस अच्छी चीज़ नहीं है, लेकिन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स से रिलेटेड, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स से रिलेटेड जो है एक कुछ सिचुएशंस ऐसी आती हैं जिसमें इसकी बड़ी अहमियत हो जाती है। और वो सिचुएशंस कौन कौन सी हैं वो आपसे ये जो है वो जानना चाहता है। म्यूचुअल इंडक्शन, इसमें होता है ये मामला, म्यूचुअल इंडक्शन। इसके लिए फिर मैंने वीडियो में सारी तफसील बताई है कि ये म्यूचुअल इंडक्शन वाला जब आप मामला करते हैं, जिसमें आप दो कॉइल लेते हैं, एक प्राइमरी कॉइल होती है, दूसरी जो है वो सेकेंडरी कॉइल होती है। इस प्राइमरी कॉइल में जो करंट फ्लो हो रहा होता है, उस करंट में जब ही आप वेरिएशन ला सकते हैं जब यहाँ पर रेसिस्टेंस लगा हो, रेसिस्टर एक लगा हुआ होगा। तो रेसिस्टर जो है इसकी पावर बढ़ाएंगे और घटाएंगे तो ऑटोमेटिकली इस प्राइमरी कॉइल के अंदर जो करंट है उसकी ताकत भी बढ़ेगी और घटेगी, और फिर इसका असर सेकेंडरी कॉइल पर जो होगा, और इस सेकेंडरी कॉइल में जो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स प्रोड्यूस होगी उसकी ताकत भी बढ़ेगी और घटेगी। तो सब कुछ जो डिपेंड कर रहा है वो किसके ऊपर कर रहा है, इस रेसिस्टेंस के ऊपर। और यही वो बात कर रहा है कि इन व्हाट सिचुएशंस, किन हालात में माइट द रेसिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर बिकम अ सिग्निफिकेंट फैक्टर इन इंड्यूस्ड इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ठीक है भाई, क्वेश्चन नंबर 6 जो है इसकी तरफ चलते हैं। एक्सप्लेन द रिलेशनशिप बिटवीन द फ्रीक्वेंसी ऑफ द चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड। चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड का फ्रीक्वेंसी से क्या ताल्लुक़ है, एंड द इंड्यूस्ड इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, और इंड्यूस्ड इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स से क्या ताल्लुक़। चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड और इंड्यूस्ड इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, इन दोनों का फ्रीक्वेंसी से क्या ताल्लुक़। इसके ऊपर मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ। ठीक है ना भाई, कौन सा टॉपिक था जिसके अंदर ये बात की गई थी, जिसमें फ्रीक्वेंसी जो है इसको डिस्कस किया गया था। मेरे ख्याल में एसी मोटर थी, ये एसी मोटर वाला जो टॉपिक था इसके अंदर हमने फ्रीक्वेंसी को डिस्कस किया था जब फार्मूले को हम ड्राइव कर रहे थे। अगर आप याद करें तो मैं यहाँ पर लिखता भी हूँ, ये हमारे पास था फार्मूला, ये रहा। इंड्यूस्ड इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जो है, इन टोटल इंड्यूस्ड इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स साइन 2 पाई फ्रीक्वेंसी और टाइम। याद आया कुछ? एसी मोटर वाली वीडियो में ये रही फ्रीक्वेंसी। तो इसका वो बोल रहा है कि क्या ताल्लुक़ है फ्रीक्वेंसी का चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड के साथ। तो ये फ्रीक्वेंसी असल में ये कौन सी फ्रीक्वेंसी है, नंबर ऑफ टर्न्स पर सेकंड, ये उसकी बात हो रही है। अच्छा, उसके बाद फिर बोल रहा है आगे क्या, हाउ डज द फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी सोर्स अफेक्ट द जनरेशन ऑफ इंड्यूस्ड इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इन अ कॉइल। फ्रीक्वेंसी का जो है वो इंड्यूस्ड इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स से क्या ताल्लुक़ है भाई। जितनी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होगी उतनी ज़्यादा इंड्यूस्ड इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स होगी। बता चुका हूँ ना, जितने ज़्यादा नंबर ऑफ टर्न्स होंगे, इलेक्ट्रॉन्स जो है जितने ज़्यादा नंबर ऑफ टर्न्स को क्रॉस करेंगे उतनी ही ज़्यादा जो है वो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जो है प्रोड्यूस होगी। ये इसका ताल्लुक़ है। ठीक है भाई, क्वेश्चन नंबर 7 जो है इसके अंदर आपसे बोल रहा है, डिस्कस हाउ द मटेरियल प्रॉपर्टीज़ ऑफ अ कॉइल सच एज इट्स कंडक्टिविटी कैन इन्फ्लुएंस इंड्यूस्ड इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। मटेरियल की प्रॉपर्टीज़ जो हैं, कॉइल जो है वो किस मटेरियल की बनी हुई है, जैसे कि कंडक्टिविटी,
अगर हम कॉइल के मटेरियल की कंडक्टिविटी की बात करें, कैन इन्फ्लुएंस इंड्यूस्ड इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, असरअंदाज हो सकती है इंड्यूस्ड इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स पे। ये ऐसा टॉपिक है जिसके ऊपर कोई मटेरियल आपके चैप्टर में नहीं दिया गया था। जनरली ये क्वेश्चन है, तो ये आपके पास जब आएगा, नोट्स आ जाएंगे तो उसमें इसकी तफसीलात होंगी कि अगर कॉइल जो है वो कॉपर की बनी हुई है तो ये कॉपर का मटेरियल कैसे कॉइल के से रिलेट हो रहा है, कॉइल के अंदर जो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स प्रोड्यूस हो रही है, तो कॉपर की कॉइल होगी तो ये इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जो है ज़्यादा होगी या कम होगी, सिल्वर की कॉइल होगी, आयरन की कॉइल होगी। तो ये मटेरियल की जो प्रॉपर्टीज़ हैं जिसका ताल्लुक़ बन रहा है उस कॉइल के अंदर पैदा होने वाली इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स के साथ। इसकी डिस्कशन ये पूरा अभी ना मटेरियल है आपके चैप्टर के अंदर इसमें इससे रिलेटेड, ठीक है ना। तो जब नोट्स आएंगे तो बहरहाल ये इसमें इसके हवाले से आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, कोई इतनी मुश्किल नहीं है, ठीक है। फिर आगे कह रहा है, इन वॉट वेज माइट द टाइप ऑफ मटेरियल यूज्ड इन कॉइल अफेक्ट इट्स रेस्पॉन्स टू चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड, और किस तरह से ये जो टाइप ऑफ मटेरियल आप यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, कॉइल के अंदर, ये असरअंदाज होगा किसके ऊपर, रेस्पॉन्स टू चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड, कि जब आप मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करेंगे उस कॉइल के अंदर इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स को इंड्यूस करने के लिए, तो जो ये कॉइल का मटेरियल है ये इसका क्या किरदार होगा। तो मैं बता चुका हूँ, इसके हवाले से बुक में आपके कोई भी मटेरियल नहीं था, इसमें मैंने कोई वीडियो भी नहीं बनाई, इसकी तफसील अलग है। तो ये नोट्स जब आएंगे तो फिर आपको ये सारी तफसीलात जो है वो मिल जाएंगी उसके अंदर। क्वेश्चन नंबर 9 जो है, 8 है 9 है, हाँ 8 जो है, वाई इज़ द प्रेजेंस ऑफ कोर मटेरियल सिग्निफिकेंट इन ट्रांसफॉर्मर्स कंसर्निंग इंड्यूस्ड इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। अगर आप ट्रांसफॉर्मर में याद करें तो वहाँ पर, और उससे पहले अगर आप याद करें तो एक टॉपिक हमने पढ़ा था एडी करंट्स का। एडी करंट्स के अंदर ख़ास तौर पे हमने ये बात की थी कि वो ट्रांसफार्मर का जो कोर होता है, ट्रांसफार्मर का ये जो कोर होता है, इस वाले हाथ के ऊपर भी कॉइल्स होती हैं, ये प्राइमरी कॉइल है, ये सेकेंडरी कॉइल है। तो ये जो कोर है, ये जो बेस है, ये जो फ्रेम है, इसके अंदर भी थोड़ा थोड़ा करंट जो है वो जमा होना शुरू हो जाता है, जिसको एडी करंट कहते हैं। तो एडी करंट्स जो हैं यहाँ पर जमा होना शुरू हो जाता है इस कोर के अंदर, तो इसी की बात हो रही है। इसको मैं वीडियो में एक्सप्लेन कर चुका हूँ। तो एडी करंट वाला टॉपिक है ये, जिसमें ट्रांसफार्मर की इस कोर को भी डिस्कस किया गया है। वो वीडियो देखिएगा आप, सारी तफसीलात वहाँ पर है। फिर ये कोर जो है इसको लेमिनेटेड बनाया जाता है ताकि इसमें जो है वो एडी करंट्स की प्रोडक्शन को रोका जा सके। इंसुलेशन का इजाफा किया जाता है ताकि एडी करंट्स की प्रोडक्शन यहाँ पे रुक जाए। तो ये उसी के हवाले से बात की जा रही है। वाई इज़ द प्रेजेंस ऑफ अ कोर मटेरियल सिग्निफिकेंट इन ट्रांसफार्मर्स, कि ये जो कोर मटेरियल की क्यों इतनी ज़्यादा अहमियत है ट्रांसफार्मर्स में, ये बताइए। कंसर्निंग इंड्यूस्ड इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स से रिलेटेड। एक्सप्लेन हाउ द टाइप एंड प्रॉपर्टीज ऑफ द कोर मटेरियल कैन इम्पैक्ट द एफिशिएंसी ऑफ अ ट्रांसफर। एक्सप्लेन, तफसील बताइए, हाउ द टाइप एंड प्रॉपर्टीज ऑफ द कोर मटेरियल, कोर मटेरियल किस किस्म का है और उसकी क्या खसूसियात हैं, ठीक है, ये जो है कैसे असरअंदाज हो रहा है एफिशिएंसी ऑफ ट्रांसफार्मर, ट्रांसफार्मर की कारकर्दगी पर, ठीक है। तो ये मैं वीडियो में एक्सप्लेन कर चुका हूँ पूरा, ठीक है। ट्रांसफार्मर एडी करंट्स वाला टॉपिक है उसके अंदर भी, और ट्रांसफार्मर वाली वीडियो है उसके अंदर भी, दोनों में। क्वेश्चन नंबर 9 जो है ये, क्वेश्चन नंबर 10 जो है ये, क्वेश्चन नंबर 11 जो है, ये तीनों ये डीसी करंट से रिलेटेड हैं भाई, ठीक है। ये डीसी करंट से रिलेटेड है, इसलिए इनको मैं यहाँ एक्सप्लेन नहीं कर रहा, ना इनके हवाले से कोई बात आपके पास आएगी इस साल, तो कम से कम नहीं आएगी, क्योंकि मटेरियल ही नहीं है, ठीक है। आपके चैप्टर के अंदर डीसी से रिलेटेड कोई बात नहीं की गई, पूरा चैप्टर मैंने खंगाल लिया, कोई बात नहीं की गई। या तो अगले साल ये तीनों क्वेश्चन ही गायब होंगे, या फिर चैप्टर के अंदर डीसी वाला टॉपिक ऐड करेंगे, डीसी मोटर वाला, डीसी जनरेटर वाला टॉपिक ऐड किया जाएगा, ठीक है भाई। न्यूमेरिकल्स चलें, न्यूमेरिकल्स का बहुत ज़्यादा आपको इंतज़ार होगा। ये न्यूमेरिकल्स बहुत आसान है यार, इनकी टेंशन नहीं लें, ठीक है, ईजी न्यूमेरिकल्स हैं।
बच्चे बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं न्यूमेरिकल्स को लेके, जो है ना, उनको लगता है कि यही सब कुछ है। भाई यही सब कुछ नहीं है, आप कॉन्सेप्ट सब कुछ है। आप कॉन्सेप्ट लें सबसे पहले। ठीक है, आ जाएं प्रॉब्लम्स। ये आ गई पहली प्रॉब्लम जो है, ये मैं आपके सामने पढ़ देता हूँ। प्रॉब्लम लिख तो नहीं सकता यहाँ पर, तो पहली प्रॉब्लम का डेटा बनेगा अब यहाँ पर, आप देखिए। तो इसमें बोल रहा है टू कॉइल्स आर प्लेस्ड एडजेसेंट टू ईच अदर। एडजेसेंट का मतलब होता है मुत्तसिल। दो कॉइल्स जो हैं वो एक दूसरे के बराबर बराबर में रखी हुई हैं। एंड अ चेंज इन करंट इन द फर्स्ट कॉइल इंड्यूसेस एन ईएमएफ ऑफ 0.5 वोल्ट इन द सेकंड कॉइल। और ये फर्स्ट कॉइल जो है, इसके अंदर चेंज आता है ईएमएफ का कितना, 0.5 वोल्ट। और इसके एंड अ चेंज इन करंट इन द फर्स्ट कॉइल। फर्स्ट कॉइल में जो है उसके करंट में आप चेंज लेके आते हैं, जिससे सेकंड कॉइल जो है उसके अंदर कितना ईएमएफ प्रोड्यूस होता है, 0.5 वोल्ट। इफ़ द म्यूचुअल इंडक्शन, अब यहाँ पर जो म्यूचुअल इंडक्शन है उसकी वैल्यू उसने दी है 0.2 हेनरी। ये एच जो है वो हेनरी को रिप्रेजेंट करता है। आपको रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट इन द फर्स्ट कॉइल, रेट ऑफ चेंज इन द फर्स्ट कॉइल, इसको कैलकुलेट करना है। ये वो आपको बोल रहा है कि कैलकुलेट करके बताइए। तो यहाँ पर डेटा बना लेते हैं इसका डेटा। इसने जो है वो आपको इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जो है वो दी हुई है 0.5 वोल्ट। दूसरी चीज़ जो है, इसने म्यूचुअल इंडक्टेंस जिसको हम M से रिप्रेजेंट करते हैं, ये 0.2 हेनरी। और यहाँ पर ये तीसरी चीज़ आपसे पूछ रहा है, रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट विद रेस्पेक्ट टू टाइम, ये वो आपसे पूछ रहा है। ठीक है भाई, यहाँ पर सोल्यूशन की तरफ चलें। इसका जो है वो फॉर्मूला लगेगा, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जो है किसके बराबर है, इस केस के अंदर म्यूचुअल कंडक्टेंस डेल्टा आई अपॉन डेल्टा टी। ठीक है, इसकी भी वैल्यू आपको पता है, ये रही 0.5। इसकी भी वैल्यू आपको पता है, ये रही। आप इस m को उठा के यहाँ ले आइए, तो यहाँ पर ये ईएमएफ, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, म्यूचुअल कंडक्टेंस डेल्टा आई अपॉन डेल्टा टी कितनी है, ये 0.5 डिवाइडेड बाय 0.2। सॉल्व कर लीजिए, तो इसका जवाब आपके पास आएगा डेल्टा आई अपॉन डेल्टा टी इज इक्वल टू 2.5 एम्पेयर पर सेकंड। 2.5 एम्पेयर पर सेकंड। जो दूसरी प्रॉब्लम है वो मैं आपके सामने पढ़ देता हूँ, उसका डेटा यहाँ पे लिख देता हूँ। दूसरी प्रॉब्लम में आपसे बोल रहा है, एक कॉइल है, उसकी इंडक्टेंस जो है वो 0.5 हेनरी है। इंडक्टेंस को हम L से रिप्रेजेंट करेंगे, यहाँ पर M से 0.5 हेनरी। ठीक है भाई, एक्स। और ये जो कॉइल है जिसके अंदर इंडक्टेंस 0.5 हेनरी है, यहाँ पर रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट जो है वो 2 एम्पेयर पर सेकंड है। यानी कि डेल्टा आई अपॉन डेल्टा टी जो है 2 एम्पेयर पर सेकंड है। ठीक है, दूसरी चीज़ ये आ गई आपके पास। इंड्यूस्ड इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स आपको बोल रहा है कि कैलकुलेट करके बताइए सॉल्यूशन। यही फार्मूला लगेगा यहाँ पर, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स वाला। ठीक है, डेल्टा आई अपॉन डेल्टा टी, किसकी वैल्यू दी हुई है इस दफ़ा, इसकी वैल्यू दी हुई है डेल्टा आई अपॉन डेल्टा टी की 2। और यहाँ पर ये भी मौजूद है 0.5 मल्टीप्लाई बाय 2, तो आपके पास जवाब आएगा 1 वोल्ट। क्या जवाब आएगा, 1 वोल्ट। आपकी बुक के अंदर -1 लिखा हुआ है, ऐसा ही है। आप यहाँ पर इस फॉर्मूले के अंदर जो है ये माइनस लगा दीजिए, आपका जवाब भी -1 आ जाएगा।
अब सवाल ये पैदा होता है कि क्यों भाई, हमें कैसे पता लगेगा कि माइनस लगाना है या प्लस लगाना है। ये सिर्फ डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है, आपकी मर्ज़ी है आप डायरेक्शन कौन सी रखना चाहते हैं। उसमें बुक में माइनस कर दिया है तो आप इसको माइनस में जवाब निकाल दीजिए बस, ठीक है। वरना ये तो बताया जाता है अमूमन कि भाई आप डायरेक्शन कौन सी रखना चाहते हैं। अब ठीक है, तो यहाँ पर ऐसा कुछ बताया नहीं गया, सिर्फ आंसर जो है उसने -1 वोल्ट लिखा है, तो इसके लिए हमने फिर यहाँ माइनस लगा दिया, आपका आंसर माइनस में आ जाएगा। सिर्फ ये चेंज को रिप्रेजेंट करता है, चेंज इन डायरेक्शन को, ठीक है भाई। तीसरी जो हमारे पास प्रॉब्लम है, तीसरी प्रॉब्लम जो है हमारे पास अच्छा ये है, बोल रहा है कि दो कॉइल्स हैं जिनको आपने एक आमने सामने रखा हुआ है और चेंज इन करंट जो है यहाँ पर, चेंज इन करंट का मतलब वही डेल्टा टी अपॉन डेल्टा आई अपॉन, डेल्टा बना है इसका डेल्टा आई अपॉन डेल्टा टी, ये है 3 एम्पेयर पर सेकंड, 3 एम्पेयर पर सेकंड ये बता रहा है आपको, ये है, ठीक है। इन द फर्स्ट कॉइल इंड्यूस ईएमएफ ऑफ 4 वोल्ट इन द सेकंड कॉइल, तो यहाँ पर ईएमएफ जो है कितना है हमारे पास, 4 वोल्ट है, 4 वोल्ट है इन द सेकंड कॉइल। म्यूचुअल इंडक्टेंस जो है वो आपको कैलकुलेट करनी है, तो वही फार्मूला यहाँ पर आ जाएगा दोबारा। सॉल्यूशन क्या है हमारे पास, ईएमएफ बराबर है म्यूचुअल इंडक्टेंस डेल्टा आई अपॉन डेल्टा टी, ठीक है भाई। डेल्टा आई अपॉन डेल्टा टी की वैल्यू उसने आपको बता दी है 3 है, ये रही, और ये इसकी 4 है ईएमएफ की, तो यहाँ पर इसको उठा के यहाँ लाने से बेहतर है कि इसकी वैल्यू को यहाँ ले आइए, ठीक है। तो ये हो जाएगा 4/3 इज इक्वल टू m, और m की वैल्यू आपके पास आ जाएगी यहाँ पर कितनी, 1.33 हेनरी म्यूचुअल इंडक्शन की, ठीक है भाई। यहीं पर हम चौथी प्रॉब्लम को भी देख लेते हैं। ट्रांसफार्मर है, इसके अंदर 200 टर्न्स हैं। ट्रांसफार्मर के अंदर प्राइमरी कॉइल भी होती है, सेकेंडरी कॉइल भी होती है, तो जो ट्रांसफार्मर है इसके अंदर 200 टर्न है, ठीक है भाई, प्राइमरी कॉइल के अंदर, और 400 टर्न है सेकेंडरी कॉइल के अंदर। तो प्राइमरी कॉइल के लिए हम NP कर देते हैं, सेकेंडरी कॉइल के लिए NS कर देते हैं। तो 200 टर्न वो बता रहा है कि इसके अंदर है प्राइमरी कॉइल के अंदर, और 400 टर्न जो हैं वो सेकेंडरी कॉइल के अंदर है, ठीक है। और फिर आगे बता रहा है प्राइमरी वोल्टेज जो है VP और VS सेकेंडरी वोल्टेज होगा। प्राइमरी वोल्टेज जो है वो 120 वोल्ट है, सेकेंडरी वोल्टेज जो है वो बताइए स्टेप अप ट्रांसफार्मर है। सॉल्यूशन, इसका फार्मूला लिख लें आप। इसका फार्मूला जो है वो ये है, नंबर ऑफ टर्न्स इन द सेकेंडरी कॉइल नंबर ऑफ टर्न्स इन द प्राइमरी कॉइल बराबर है वोल्टेज इन द सेकेंडरी कॉइल वोल्टेज इन द प्राइमरी कॉइल। तो यहाँ पर NP NS की वैल्यू ये रहा 400 200, इसको आप लिखेंगे, यहाँ आ जाएगा 400, यहाँ पर आ जाएगा 200। VS आपको फाइंड आउट करना है, VP को यहाँ ले आइए, इसकी वैल्यू दी हुई है उसने 120। VS जो है वोल्टेज इन सेकेंडरी कॉइल, ये आपको VS जो है यहाँ पर पता लग जाएगा, ठीक है। और वो कितना है हमारे पास, 240 वोल्ट है, 240 वोल्ट है, ठीक है भाई। ये भी आ गया आपके पास। एग्जाम्पल प्रॉब्लम नंबर 5 की तरफ चलते हैं, न्यूमेरिकल 5। न्यूमेरिकल 5 इसका डेटा, इसमें बोल रहा है एक इंडक्टर है जिसके अंदर इंडक्टेंस जो है वो 0.02 हेनरी है,
L इज इक्वल टू 0.02 हेनरी। अब आप सोच रहे होंगे यहाँ पर इंडक्टेंस की बात हो रही है, पहले M लिया अब L लिया, इसका क्या चक्कर है भाई? प्रॉब्लम यहाँ पर यह है कि यहाँ पर क्या दो कॉइल्स का इशू है कोई, कि ये कॉइल प्राइमरी है ये सेकेंडरी है, प्राइमरी कॉइल के अंदर इतने टर्न हैं, सेकेंडरी कॉइल के अंदर इतने टर्न हैं, क्या ऐसी कोई बात हो रही है? नहीं, ऐसी कोई भी बात नहीं हो रही, सिर्फ एक ही कॉइल की बात हो रही है। अगर अलोन कॉइल को हम लेंगे तो उसके इंडक्टेंस को हम कैपिटल L से रिप्रेजेंट करते हैं, यूनिट वही रहेगा हेनरी। समझ में आ रही है बात आपको? ठीक है। और यहाँ पर हमारे पास दूसरी जो चीज़ है, करंट का बता रहा है कि यहाँ पर 2 एम्पेयर जो है, I 2 एम्पेयर, ये भी आ गया। और एनर्जी जो है वो आपसे बोल रहा है कि एनर्जी बता दीजिए। सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। एनर्जी का हमारे पास फॉर्मूला है यहाँ पर, E इज़ इक्वल टू 1/2 और Li²। ये एनर्जी फाइंड आउट करनी है, वैल्यूज़ पुट कर दें। 1/2 मल्टीप्लाई बाय L हमारे पास कितना है, 0.02 मल्टीप्लाई बाय 2 होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे तो एनर्जी जो है वो आपके पास कितनी आ जाएगी, 0.04 जूल्स। ठीक है भाई, ये न्यूमेरिकल नंबर 5 आपका हो गया। न्यूमेरिकल 6 जो है इसमें बोल रहा है कॉइल जो है स्टोर कर रही है एनर्जी किस शक्ल में, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी की शक्ल में 0.2 जूल्स। और यहाँ पर करंट जो चल रहा है वो 2 एम्पेयर का है। आप इंडक्टेंस जो है वो कॉइल के अंदर फाइंड आउट कर दीजिए। इंडक्टेंस जो है वो कॉइल के अंदर आप फाइंड आउट कर दीजिए। ठीक है भाई, तो इसका भी डेटा 6 न्यूमेरिकल का। एनर्जी जो है यहाँ पर हमारे पास कितनी बताई है, 0.2 जूल्स। इसके अलावा करंट जो है वो 2 एम्पेयर है। और L जो है ये आपको फाइंड आउट करना है, वही फार्मूला लगेगा यहाँ पर भी। ठीक है, E इज़ इक्वल टू हाफ Li²। अब L की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो इसको मैनिपुलेट करेंगे। E की वैल्यू गिवन है, L की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, I²। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, इसको मैनिपुलेट करेंगे तो 0.2 मल्टीप्लाई बाय 2, 0.2 मल्टीप्लाई बाय 2, 4 इज़ इक्वल टू L। आ गया ना समझ में मैंने क्या किया है? यहाँ 2 आएगा इसकी जगह पर, 2 2 ज़ा 4 हो जाएगा और यहाँ ले आए फिर उसको। ठीक है ना, ये I 2 2 ज़ा 4 और L की वैल्यू आपके पास जो है 0.1 हेनरी आ जाएगी, 0.1 हेनरी आ जाएगी। ठीक है भाई, न्यूमेरिकल 7 की तरफ चलें। न्यूमेरिकल नंबर 7 जो है इसका डेटा, इसमें आपसे बोल रहा है कि ऐसी जनरेटर है जो कि अल्टरनेटिंग करंट जो है वो प्रोड्यूस कर रहा है। इसकी मैक्सिमम वोल्टेज जो है वो 240 वोल्ट है। फ्रीक्वेंसी का बता रहा है यहाँ पर जो है वो 50 हर्ट्स है। पीक वैल्यू ऑफ वोल्टेज की बता दीजिए, पीक वैल्यू वोल्टेज की। ठीक है, तो यहाँ पर वोल्टेज जो है वो नॉर्मल 240 वोल्ट है। ठीक है भाई, दूसरी चीज़ जो है फ्रीक्वेंसी यहाँ पर कितनी है, 50 हर्ट्स है। और आपसे पीक वैल्यू पूछ रहा है इसकी, वोल्टेज की, PEAK, पीक वैल्यू। तो इसका जो है सॉल्यूशन, इसका फॉर्मूला है V पीक इज इक्वल टू √2V मैक्स। ठीक है, तो V √2 मल्टीप्लाई बाय 240 मल्टीप्लाई बाय 240। ठीक है, अब ये फ्रीक्वेंसी जो है 50 हर्ट्स क्यों दे दी इसने, मुझे ख़ुद भी समझ में नहीं आई ये बात। हालांकि इसकी ज़रूरत मेरे ख़्याल में
नहीं थी, क्योंकि ये ऑलरेडी इसके लिए फार्मूला मौजूद है। ठीक है, तो बहरहाल इसका जो जवाब निकलेगा हमारे पास ये 0.1.414 निकलेगा, मल्टीप्लाई बाय 240 वी पीक, और ये वोल्टेज जो पीक पे आपको मिलेगा ये कितना निकलेगा 339.36 वोल्ट। ठीक है भाई, ये आ गया जवाब इसका। 8 पे चलते हैं। डेटा 8 में आपसे बोल रहा है ट्रांसफार्मर है, उसकी प्राइमरी कॉइल के अंदर 1000 टर्न है। ठीक है, और जो सेकेंडरी कॉइल है उसके अंदर 200 टर्न है। प्राइमरी वोल्टेज जो है यहाँ पर 120 वोल्ट है। सेकेंडरी वोल्टेज जो है वो आप फाइंड आउट कर दीजिए। ये स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है। ठीक है, प्रॉब्लम्स बड़ी आसान दी हैं, जितना मुश्किल ये चैप्टर था प्रॉब्लम्स तो कोई टेंशन की बात नहीं है। नंबर ऑफ प्राइमरी टर्न्स 1000 है यहाँ पर। ठीक है, नंबर ऑफ सेकेंडरी टर्न्स जो हैं वो यहाँ पर 200 हैं, 200 हैं। वोल्टेज इन प्राइमरी कॉइल ये है 120 वोल्ट, और वोल्टेज जो है सेकेंडरी कॉइल ये फाइंड आउट करना है। सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। यहाँ पर ये होगा हमारे पास NS, नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी कॉइल डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी कॉइल इज इक्वल टू वोल्टेज इन सेकेंडरी कॉइल वोल्टेज इन प्राइमरी कॉइल। बस ये फाइंड आउट करना है। मैनिपुलेट करें यहाँ पर तो ये आ जाएगा 200 डिवाइडेड बाय 1000 मल्टीप्लाई बाय 120 इज इक्वल टू वोल्टेज इन सेकेंडरी कॉइल। वोल्टेज इन सेकेंडरी कॉइल की वैल्यू आएगी 24 वोल्ट, 24 वोल्ट। ठीक है भाई, आखिरी प्रॉब्लम भी करें। प्रॉब्लम नंबर 9 का डेटा, इसमें आपसे बोल रहा है कंडक्टर है, उसकी लेंथ जो है वो 0.4 मीटर है। ठीक है, और वो हरकत कर रहा है, और इस कंडक्टर की वेलोसिटी जो है वो 5 मीटर पर सेकंड है, परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड, और मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू है यहाँ पर 0.3 टेस्ला। मोशनल इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स आपसे बोल रहा है कि वो बता दीजिए। तो यहाँ पर लेंथ जो है L इज इक्वल टू 0.4 मीटर, V जो है वेलोसिटी जो है 5 मीटर पर सेकंड। ये V स्मॉल बनाया करें वेलोसिटी के लिए, इसका ख़ास तौर पे ध्यान रखना है। कैपिटल V जो है वो वोल्टेज के लिए होता है। मैग्नेटिक फील्ड जो है वो 0.3 टेस्ला है। मैग्नेटिक फील्ड जो है 0.3 टेस्ला है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन यानी कि EMF पूछ रहा है आपसे। सोल्यूशन की तरफ चलें। यहाँ पर E इज़ इक्वल टू BVL, क्योंकि देखें उसने परपेंडिकुलर जब आपको बोल दिया ना, परपेंडिकुलर का मतलब है 90 डिग्री। साइन 90 की वैल्यू 1 आती है, तो ये लिखने की ज़रूरत नहीं है आपको। साइन थीटा फिर साइन 90, क्योंकि परपेंडिकुलर है ना, फिर साइन 90 की वैल्यू 1 आएगी, तो ये करने की आपको ज़रूरत ही नहीं है। आप सिर्फ इस फॉर्मूले को लिखें। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड कितनी है आपने 0.3 मल्टीप्लाई बाय वेलोसिटी कितनी है 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, लेंथ कितनी है 0.4, ये आपके पास वैल्यू आ जाएगी 0.6 वोल्ट। ठीक है भाई, चैप्टर तमाम हुआ। चैप्टर तमाम हुआ। चैप्टर नंबर 20 जो है इंशाअल्लाह इसको शुरू करते हैं। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। नो लाइक नो सब्सक्राइब, ओनली शेयर।